हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास आज आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर लेके आया हूँ और वो है जेनेटिक्स। आपको पता है कि जेनेटिक्स जो चैप्टर है ये क्लास 12th का 5th चैप्टर है, ओके। और नीट के अंदर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग इसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। 1 इज़ मेंडेलियन जेनेटिक्स, सेकंड is a sex determination, incomplete dominance, codominance, okay, and third is a mutation। ठीक है, म्यूटेशन की बात हम करेंगे। इसके अलावा हम उसमें ये देखेंगे कि म्यूटेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है उसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेके आए हैं, वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स को सबसे पहले जॉन ग्रेगर मेंडल ने प्रपोज करा था, बनाया था। ठीक है, पता है आप लोगों को, ये तो पता ही होगा। अब आपको ये पता है कि जब जॉन ग्रेगर मेंडल ने मेंडेलियन जेनेटिक्स दी तो साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर है वो है बेटसन। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मेंडल ही नाम दे देते हैं, पर वो गलत हो जाता है। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं बेटसन। तो मेंडल किसके हैं? मेंडल इज़ ए फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है, या एंसेस्टर जेनेटिक्स, ओके। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दैट वर्ड is produced by the genesis, मतलब डिसेंट्स, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। और इस वर्ड को सबसे पहले प्रपोज करा था बेटसन ने। बेटसन इज़ ए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लियर? अब जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो व्हाट इज़ जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स समझने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जनरली बच्चों में क्या होता है कि कन्फ्यूज़न रहता है, वो हेरिडिटी और जेनेटिक्स को एक ही समझ लेते हैं। भाई थोड़ा सा इसमें चेंजेस आता है। मैं सबसे पहले आपको हेरिडिटी के बारे में बताता हूँ। हेरिडिटी इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंटियल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो होंगे वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और जब ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, साथ में वेरिएशंस भी होती हैं। कुछ क्या होती हैं? वेरिएशंस भी होती हैं। तो इन हेरिडिटियल ट्रांसफ़र को और इनके वेरिएशन की जब आप स्टडी करते हो, क्या करते हो? स्टडी करते हो, इनके प्रिंसिपल की स्टडी करते हो, इनके मैकेनिज़्म की स्टडी करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या हो गया? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ओके। इसकी स्टडी है ये, ठीक है ना। और जेनेटिक्स के अंदर तो बहुत बड़ा एक एरिया आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं। और आपको पता है कि हमेशा जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, ठीक है, तो द रिजेम्बलेंस अमॉन्ग्स्ट ऑफस्प्रिंग इज़ नेवर 100%। मतलब किसी की भी रिजेम्बलिंग होती है, जो उनकी जो शक्लें होती हैं वो 100% नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब एक ही जाइगोट के अंदर 1 से 2 हो जाएं, तो उनसे जो ट्विंस बनते हैं वो आइडेंटिकल होंगे। उसके अलावा किसी की भी शक्लें एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है? क्यों नहीं होती? ड्यू टू द रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। आपको पता है कि मियोसिस, सेल डिवीज़न हमने पढ़ा है। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम की रीशफलिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज होता है।
उसकी वजह से क्या होता है, ये वेरिएशंस आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो जेनेटिक्स क्या हो गया, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, क्लियर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है, हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर जनरली आपको पता है कि हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स 2 जनों को बोलते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर तो हैं हमारे जॉन ग्रीगर मेंडल, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं बैटसन, ओके। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, जिसमें जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए गए थे ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पर, वो किए थे टी.एस. मॉर्गन ने, ओके। और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक वर्ड आता है, आजकल बहुत ज़्यादा आता है ये वर्ड, पहले नहीं आता था, आजकल बहुत ज़्यादा आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सिलेबस भी हो गया है। तो इसके जो फादर हैं वो हैं मिस्टर पॉल बर्ग, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपको, तो आपको ये कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन सी, क्लासिकल मेंडल, मॉडर्न बैटसन, ओके, एक्सपेरिमेंटल मॉर्गन, एंड हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए पॉल बर्ग, ओके। कौन था, पॉल बर्ग, क्लियर। चलिए द नेक्स्ट वन इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ठीक है ना, और उन जनरेशन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उनके कैरेक्टर्स का जाना हेरिडिटी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, हेरिडिटी होता है। और कौन से मैकेनिज्म से जाएगा, कौन से प्रिंसिपल से जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, ओके ना। तो हम ये देख सकते हैं हेरिडिटी इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। एंड द हेरिडिटी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, एंड वन इंडिविजुअल टू अनदर, एक से दूसरे में जाता है, ठीक है ना। तो हेरिडिटी जो होती है इसके अंदर हम लोग क्या मानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर द बेसिक फैक्टर ऑफ हेरिडिटी। तो हम ये बोल सकते हैं क्रोमोसोम इज़ द बेस ऑफ द हेरिडिटी, हेरिडिटी का बेस कौन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी के बारे में हमको पता चल गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, और वो पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इम्पोर्टेंट टर्म्स। इस जेनेटिक्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं। अब उन इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे रेड कलर की हेडिंग्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी के अंदर हम पहला टर्म लेते हैं जीन। व्हाट इज़ जीन, जीन होते क्या हैं। जनरली बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहता है, जीन डीएनए क्रोमोसोम में प्रॉब्लम ही रहती है, उनको पता ही नहीं होता जीन है क्या। तो मैं आपको बता दूं जीन क्या होते हैं, कि आपको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से, किससे बने होते हैं, डीएनए से, बहुत सारे डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। और आपको पता है डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा। अब इन डीएनए का ही एक छोटा पार्ट जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, या स्पेशल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है ना। मेंडल ने इस जीन को फैक्टर कंसिडर किया था। मेंडल के समय जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, कि मेंडल ने तो अपना वर्क कब कंप्लीट कर लिया था, 1865 में, और जीन डिस्कवर हुआ 1905 में, ठीक है ना। इसलिए उसको जीन के बारे में पता ही नहीं था, बट उसने उस चीज़ को फैक्टर कंसिडर किया जो हम रिसेंटली जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन द मॉडर्न सेंस एंड द इनहेरिटेड फैक्टर, इनहेरिटेड फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, एंड दैट डिटरमाइंस बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म,
एक ऑर्गेनिज्म के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। सो इट इज़ कॉल्ड जीन एंड जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु इज़ कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो आपको बताना पड़ेगा जीन, ठीक है ना। जीन क्या होते हैं? दे डिटरमाइन द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, दिस इज जीन। सेकेंड पॉइंट आते हैं एलिलोमॉर्फ और एलील्स। अब एलील्स होते क्या हैं, ठीक है, तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। एलील्स जो होते हैं इंडिकेट्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, मतलब जो सेम जीन होते हैं। जैसे अगर हम मेंडल की बात करते हैं, तो मेंडल के अंदर क्या था कि उसने टीटी और आरआर लिए थे, तो अगर पेयर में लिए थे उन्होंने इन फैक्टर्स को, जीनों का ये जो पेयर है, ठीक है ना, ये देखो द सेम पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं, तो इनको हम एलील और जीन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में इनको हम एलील कहेंगे। द पेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील और एलिलोमॉर्फ। अब ये जो एलिलोमॉर्फ है, ठीक है ना, अगर ये सेम है, ध्यान देना, तो ये होमोजाइगस हो जाएगा, और अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ध्यान रखना, आगे आएगा वो। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है जीन लोकस। व्हाट इज द जीन लोकस? जीन लोकस इज ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम वेयर ए जीन इज लोकेटेड। मतलब क्रोमोसोम का वह पार्ट जहाँ पे जीन होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन लोकस, उसको हम जीन लोकस कहेंगे। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस। मैंने आपको बताया था, हमने एलील की बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों एलील्स जो है वो सिमिलर हों, ये इस टाइप से, ठीक है, एक जैसे हों, तो ये होमोजाइगस होगा, ठीक है ना। द बोथ द जीन ऑफ द कैरेक्टर आर इंडिविजुअल इज सेड टू बी होमोजाइगस और जेनेटिकली प्योर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी। बट अगर दे आर डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट होंगे, द बोथ द जीन ऑफ द कैरेक्टर आर अनलाइक इज सेड टू बी हेट्रोजाइगस। अगर वो अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होंगे, तो हम इसको हेट्रोजाइगस कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। जो हेट्रोजाइगस होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड, ओके। तो हाइब्रिड जो होते हैं जिनमें दोनों कैरेक्टर होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ द जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जनरली आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने लोअर क्लासेस के अंदर मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ जीन्स देखे थे, एलील्स देखे थे। अब ये एलील्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एलील का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको कंसिडर करके अगर कोई रेशियो बनाया जाए, दैट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है? द जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन of an organism like capital T, small t are the genotype of the organism with reference to these particular pair of allele. मतलब pair of allele कैसा है? That is the pure, is a homozygous, is a heterozygous, is a homozygous, ठीक है। तो pair of allele का जो representation है that is called genotype, okay। मतलब जीन का जो रिप्रेजेंट है, क्योंकि पेयर ऑफ एलील्स क्या है? जीन ही है, फैक्टर ही है। दूसरा आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप इज ए फिजिकल एपियरेंस। फिजिकल एपियरेंस का मतलब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर, बाहर से वो दिखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी
लेंथ कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, बाहर से जिसको हम ऑब्जर्व, स्मेल कैसी है, तो दैट इज़ द फिनोटाइप। वो क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। ओके, देन प्योर लाइन। प्योर लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि जनरली जो होमोजाइगस होते हैं, ठीक है ना, होमोजाइगस, ये जैसे कैपिटल टी हैं, स्मॉल टी हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओनली वन टाइप, अपने ही टाइप के ऑफ स्प्रिंग बनाए, ठीक है, तो उन प्लांट्स को हम प्योर लाइन प्लांट्स कहेंगे, ठीक है ना, जिनका फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने में और उनका जो जीनोटाइप है TTRR जो है वो सारा सारा एक जैसा सेम हो, तो हम उसको प्योर लाइन कहेंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक टॉल प्लांट है, हमने उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो टॉल मिले, फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया फिर टॉल मिले, तो हम उसे प्योर लाइन मानेंगे, क्योंकि जो प्योर लाइन होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में अपने अंदर से किसी दूसरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड। अब होता है क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब एक, डाईहाइब्रिड मतलब दो, पॉलीहाइब्रिड मतलब मोर देन टू। ओके, अब क्या करते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराएं, तो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराएंगे तो हम लोग दो ऑर्गेनिज्म लेंगे, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है ना। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया, ठीक है, तो हमने जब इनका क्रॉस कराया तो उसमें एट ए टाइम एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, जैसे लेंथ ऑफ द स्टेम, जिसमें एक टॉलनेस था और एक ड्वार्फनेस था, तो एक कैरेक्टर लिया, उससे जो रेशियो बनेगा वो मोनोहाइब्रिड रेशियो या मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। अगर हम दो कैरेक्टर एक साथ ले लें, ठीक है ना, x के साथ में x डैश और y के साथ y डैश, तो क्या हो जाएगा, वो डाईहाइब्रिड हो जाएगा। दो दो कैरेक्टर्स को मिलाकर अगर हम क्रॉस कराएं, और अगर दो से ज़्यादा कैरेक्टर ले लें, जैसे x डैश डैश और y डैश डैश, तो क्या होगा, इससे जो रेशियो होगा वो पॉलीहाइब्रिड होगा, ठीक है। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड टाइप के रेशियोज बनाए थे। तो हम आज मेंडेलियन जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है ना, कंसिडर्ड इन द क्रॉस ब्रीडिंग, उसमें क्रॉस कराया जाएगा तो मोनोहाइब्रिड होगा। टू एलील पेयर के अंदर क्रॉस कराएंगे तो डाईहाइब्रिड होगा, और मोर देन टू एलील्स पेयर होंगे तो वो पॉलीहाइब्रिड होगा। ओके, क्लियर। इसके बाद में आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? अब ये एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, बच्चों को हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है। अब जैसे हमने रेसिप्रोकल लिया, जैसे हमने दो प्लांट ले लिए, ठीक है, एक प्लांट ले लिया A, ठीक है, और हमने एक प्लांट ले लिया B, ठीक है। A जो है ये मेल है और B जो है वो फीमेल है, ठीक है, मतलब A मेल B फीमेल, ऐसे ले लिया। अब हम सेकंड में क्या करते हैं कि वापस A और B लेते हैं, जिसमें A होगा फीमेल और B होगा मेल। तो अगर ऐसा क्रॉस कराया जाए तो वो रेसिप्रोकल क्रॉस होगा, मतलब एक बार एक कैरेक्टर मेल का, दूसरा फीमेल का, दूसरी बार दूसरा मेल का, पहला फीमेल का, तो इसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। इससे हम लोग काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ द जीनोम। जीनोम क्या होता है, ठीक है, जीनोम क्या होता है, द टोटल सेट ऑफ जीन इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में टोटल कितने जीन होते हैं, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में टोटल कितने जीन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीनोम, ठीक है ना। और आपको पता है जीन क्या करते हैं, दे आर इनहेरिटेड यूनिट, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ अ जीन पूल। व्हाट इज़ जीन पूल? जीन पूल क्या होता है?
तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द जीनोटाइप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन फ्रॉम द जीन पूल, मतलब एक एरिया मान लें, क्योंकि हमें पहले पॉपुलेशन का पता होना चाहिए। पॉपुलेशन क्या होता है कि हम मानते हैं कि ये एक एरिया है हमारा, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में एक ऑर्गेनिज्म के जो नंबर होते हैं वो उसकी पॉपुलेशन होती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो 130 करोड़, ठीक है, दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और किसकी? ओनली ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि जीन पूल क्या है? ऑल द जीनोटाइप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे हम 130 करोड़ मानते हैं ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, ठीक है, 130 करोड़ ह्यूमन बीइंग है, तो इनके टोटल जो जीन है वो उसका जीन पूल है। और अगर किसी एक जीन में चेंजेस आ जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चेंजेस पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाएगा, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़ ऑफ ईयर्स में, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है F1 जनरेशन। व्हाट इज़ द F1 जनरेशन? F1 जनरेशन ये होती है कि अगर आप दो ऑर्गेनिज्म लेते हो, जैसे आपने A और B ले लिया, इसमें आपने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो आपको एक जनरेशन मिली, नई वाली मिली ना। इस जनरेशन को हम पेरेंट्स जनरेशन बोलेंगे PG, और इसको जो नई मिलेगी ये होगी आपकी F1 जनरेशन। इसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। इज द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पेरेंट्स, ठीक है। तो मतलब A और B जेनेटिकली डिफरेंट है, इनका क्रॉस कराने पर हमको जो नई जनरेशन मिली, दैट इज़ द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इज F1 जनरेशन, ठीक है। और अगर हम इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा दें तो हमको क्या मिल जाएगी? F2 जनरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को हम सेकंड फिलियल जनरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जनरेशन जो होती है विच अराइज एज रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन या इंटरब्रीडिंग, ठीक है, अमॉन्ग्स्ट इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के जो प्लांट है उनमें अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो जो नई जनरेशन बनेगी वो F2 जनरेशन होगी, ओके। नेक्स्ट वन इज पुनेट स्क्वायर। व्हाट इज़ द पुनेट स्क्वायर? इट इज़ ए चेकर बोर्ड। आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हो जाते हैं तो उनको एक टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है, एक चेकर बोर्ड टाइप बोर्ड में बनाया जाता है, उसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम दो पेयर्स के बीच में क्रॉस कराएं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं, तो वहाँ पे आपको पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और नाम पुनेट क्यों बना? कि इसको एक साइंटिस्ट RC पुनेट ने सबसे पहले बनाया था, तो सो इट इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर, ओके। अभी हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। इसके बाद में आता है कुछ वर्ड, स्पेशल वर्ड होते हैं जिनको आपको ध्यान देना है, और वो वर्ड है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ओके। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। कर्सर कहाँ है? ये रहा, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं। चलिए, अब वर्ड आता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। है क्या ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस? इज ए क्रॉस ना, नॉर्मल, पर इसको समझो आप। इट इज क्रॉस विच द परफॉर्म्ड बिटवीन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है, इन प्लांट ब्रीडिंग। बैक क्रॉस is performed a few times in order to increase the traits of the parents. बैक क्रॉस ये कहता है कि एक पेरेंट्स है जो हाइब्रिड है,
ये हाइब्रिड हो गया ना। अब अगर हमने इसका क्रॉस इसके पेरेंट्स से कराया तो इसका पेरेंट्स या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, दोनों में से किसी से करा दो, दैट इज द बैक क्रॉस। समझ गए? ये क्या हो गया? बैक क्रॉस हो गया। और अगर इस बैक क्रॉस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएं, केवल इससे कराएं। इट इज ए क्रॉस नोन वेन एवर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस of dominant character, the individual of crossed with recessive character, the ratio will be 50% dominant and 50% recessive। अगर एक हाइब्रिड का क्रॉस एक रिसेसिव के साथ कराया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस तो आप चाहे रिसेसिव के साथ कराओ या डोमिनेंट के साथ, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी हम लोग लेके आए हैं। ये देखिए आप, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस स्मॉल टी मतलब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराया। तो इसके तो दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, पर इसके तो सारे स्मॉल टी ही बनेंगे। अगर हम इनका क्रॉस करेंगे तो जो नई जनरेशन बनेगी वो एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी एकदम ऐसी, और एक स्मॉल टी ऐसी, मतलब 50% हाइब्रिड और 50% ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसको हम एक पुनेट स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं। ये देखिए आप, एक मैं पुनेट स्क्वायर बना देता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला, और यहाँ लिख देता हूँ मैं स्मॉल टी। अगर मैंने इनका क्रॉस कराया तो यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। मतलब दो तो बने कैपिटल टी और दो बने स्मॉल टी। इनको अगर कट करेंगे तो 1:1 नहीं आएगा ना, तो ये 1:1 वो वाला है। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर दो से कराओगे, दो कैरेक्टर लेके करोगे तो 1:1, 4 बार 1:1 आ जाएगा, पर 1:1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। समझ गए? तो सच टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसको हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट वन इज सेल्फ क्रॉस एंड सेल्फ इन। व्हाट इज द सेल्फ क्रॉस? सेल्फ क्रॉस क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही टाइप के प्लांट्स के बीच क्रॉस करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच पॉलन ऑफ मेल गैमीट ऑफ द सेम इंडिविजुअल। ठीक है ना, मतलब मेल के जो पॉलन ग्रेन हैं वो उसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं, तो दैट इज़ द सेल्फ क्रॉस या सेल्फ इन। हाइब्रिड क्या होता है कि जब आप दो अलग अलग इंडिविजुअल, ठीक है ना, उनमें क्रॉस कराते हो जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तो उससे जो नई जनरेशन बनती है दैट इज़ द हाइब्रिड जनरेशन। ओके, एंड F1 इज ऑल्सो हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एट ए टाइम 2 पेरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट सेल इन्वॉल्व होते हैं। इन सच टाइप ऑफ डिवीज़न रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस इज अकर, जिसमें कि मियोसिस होता है और गैमेट्स बनते हैं। दे गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और वो मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है ना, तो ये होता है। तो इसमें 2 इंडिविजुअल काम आएंगे,
ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होते हैं कि बाई पेरेंटल 2 पेरेंट्स होंगे, मियोसिस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद उससे एक एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो नया एम्ब्रियो बनेगा उसमें फादर और मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन शो करेगा। क्या शो करेगा? वेरिएशन शो करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिएशंस, ओके। वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पर हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, दिस इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्लोनिंग करता है, ठीक है। इसके अंदर कभी भी वेरिएशंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? ओनली 1 पेरेंट सेल इज इन्वॉल्व, इसमें केवल एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओनली 1 पेरेंट सेल इन्वॉल्व, ओनली माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन इज प्रेजेंट, ओके। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंगल पेरेंट से बनते हैं, इसलिए दे आर द कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी होते हैं, ठीक है। क्लियर है? और जो कार्बन कॉपी होते हैं मित्रों उनको हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज मेंडेलियन पीरियड। अब आपको पता है कि जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, ठीक है ना, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो है ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है ना। ये फादर इसलिए है कि सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स के लिए वर्क किया, ठीक है। तो इनको हम क्लासिकल फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इनका जो बर्थ है जुलाई 22, 1822 को हुआ था, ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो 1884 में हुई थी, मतलब ये 62 ईयर्स तक सर्वाइव किया था। और इनका बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है। देन 1843 में ये ब्रून्स सिटी में आ गए। वहाँ पर आकर इन्होंने क्या करा? एज ए प्रिस्ट वर्क करना शुरू कर दिया, मतलब जो फादर होते हैं ना वो बन गए। देन इन 1856 मेंडल ने एक ऐसे प्लांट को चूज़ किया जो जेनेटिकली प्योर हो, ठीक है। प्योर हो मतलब इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो क्लोज टाइप के होते हैं। जब इनके फ्लावर क्लोज टाइप के होते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, इम्प्योरिटी होती नहीं है, ये हमेशा प्योर रहते हैं। और वो प्लांट था गार्डन पी, दैट इज़ कॉल्ड पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम को उसने चूज़ इसीलिए किया कि वो प्योर लाइन प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? प्योर लाइन प्लांट होते हैं। क्लियर? देन मेंडल ने इन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा प्योर लाइन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अप्रोक्स तकरीबन 8 ईयर्स तक करा, ठीक है। 8 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने क्या करा कि अपने जो रिजल्ट्स थे वह रीड आउट इन 2 मीटिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून 1865 में उनको रीड किया, ओके। और 1866 में पब्लिश किया एंड पब्लिश्ड। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रीड कब किया? 1865 में। पब्लिश किया कब किया? 1866 में, ठीक है। और किस में पब्लिश किया? प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के अंदर। बट दैट टाइम किसी ने भी इस पर ज़्यादा कंसिडर नहीं किया, क्योंकि किसी को जीन के बारे में भी नहीं पता था, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये हो गया कि मेंडल ने अपना पब्लिश किया, लेक्चर्स भी दिया, पर लोगों ने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। एंड द मेंडल डाइड इन 1884, ठीक है, विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्नाइजेशन। उनको कोई फेम नहीं मिला, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला इस वर्क के लिए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि उनको फेम कब मिला? उनको फेम मिला जब मेंडल के वर्क को 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया, ठीक है। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल वर्क। मेंडल वर्क को रीडिस्कवर किसने किया? ह्यूगो डी वरीज, जो हॉलैंड के थे,
कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे, एरिक वॉन शेरमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने क्या करा कि कम टू द सेम फाइंडिंग एज वर गॉट बाय मेंडल। उन्होंने वापस वही कंक्लूजन निकाले जो मेंडल ने निकाले थे। तो 3 साइंटिस्ट कौन कौन हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा कार्ल कॉरेंस और तीसरा एरिक वॉन शेरमार्क। ओके, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने जितने भी वर्क करे थे ये वर्क 1900 में पूरे कर लिए थे। तो 1900 में लोगों ने कहा यार ये वर्क तो मेंडल ने पहले ही कर दिया। तो मेंडल के डेथ के 16 ईयर लेटर उसको फेम मिला। ठीक है, और मेंडल ने जो लॉज निकाले थे उन लॉज को लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट लॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो वर्क किया उसमें उसको सक्सेस क्यों मिली। सक्सेस क्यों मिली, तो उसके सक्सेस के रीज़न क्या थे। तो पहला तो था कि उसका मेथड ऑफ वर्किंग का जो मेथड है वो क्या था, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने मेथड क्या किया, ही मेंशन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। उन्होंने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया। ठीक है, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया। ठीक है, ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनका रिकॉर्ड बनाया पहला तो। दूसरा, ही सेलेक्टेड जेनेटिकली प्योर लाइन। ठीक है ना, प्लांट, उन्होंने प्योर लाइन प्योर प्लांट पाइसम सेटाइवम को चूज़ किया। ठीक है ना, कैसे चूज़ किया, बाय द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ प्रोजेनी फॉर सेवरल जनरेशन। पी प्लांट के अंदर सेल्फाइंग करी, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो जिनमें कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं मिला उनको तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, दैट इज़ द प्योर लाइन। और जिसमें दूसरा कैरेक्टर मिल गया वो इम्प्योर थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करके उनको प्योर कैरेक्टर्स को चूज़ किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इसके अलावा दूसरा ये होता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मेंडल ने मटेरियल को सेलेक्ट कैसे किया। मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया, पाइसम सेटाइवम गार्डन पी प्लांट। क्यों किया, कुछ तो रीज़न होगा। फर्स्ट रीज़न था इट वाज एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट है मतलब इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 3 से 4 मंथ की होती है। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये यहाँ पर है मित्रों लाइफ साइकिल। क्या है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि लाइफ साइकिल जो होती है वो होता है जर्मिनेशन टू फ्लावरिंग। ठीक है, जर्मिनेशन से फ्लावर आ जाए वहां तक का पीरियड लाइफ साइकिल होता है जो 4 महीने का होगा। ठीक है, दूसरा मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा बिकॉज देयर लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, द परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब इनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर। ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें जब दोनों एक ही प्लांट में होंगे तो उसमें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी ही रहेगी, तो प्योर लाइन मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, प्लांट्स आर होमोजाइगस, इट इज़ देयरफॉर इजी टू गेट प्योर लाइन, मतलब होमोजाइगस होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम इससे इजीली प्योर लाइन बना सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा,
इनके अंदर क्या होता है, इनका जो फ्लावर होता है, मैं यहाँ बना देता हूँ, इनका जो फ्लावर होता है ना वो ये बोर्ड शेप का होता है और कवर्ड होता है, ठीक है। तो क्लोज्ड फ्लावर होगा तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा, ठीक है। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें करना है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या करेंगे कि जो उसके स्टेमन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनको कट कर देंगे, ठीक है ना, हम उनको कट कर देंगे। तो अंदर क्या रह गया, ओनली स्टिग्मा और गाइनोसियम। उस गाइनोसियम पे हम बैगिंग कर देंगे, बैग लगा देंगे, ठीक है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, उसमें से स्टेमन्स को या जो एंथर है उनको हटा देंगे। तो दैट रिमूविंग ऑफ एंथर और स्टेमन इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। उसके बाद हम उसके ऊपर बैग लगा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड बैगिंग। और उसके बाद हम किसी दूसरे फ्लावर का, मतलब पी प्लांट का ही दूसरा फ्लावर होना चाहिए जो जेनेटिकली डिफरेंट हो, उसके पॉलन ग्रेन लाकर इसके ऊपर स्प्रे कर दें, डाल दें, स्प्रेड कर दें। तो क्या होगा कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियल होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में नेचुरल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको चूज़ करा, ठीक है। अगला पॉइंट, इन एडिशन टू दीज देयर वाज वन रीज़न मोर ऑफ दिस सक्सेस, कि ये एक ही रीज़न था कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो नेचुरली होगा और क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज टू चूज दिस प्लांट, ओके। इसके अलावा मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करे थे पी प्लांट में। करे तो 30+ के थे कैरेक्टर, पर उसमें से 7 कैरेक्टर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये 7 पेयर कौन कौन से हैं, हम इसको एक टेबल में देख सकते हैं। ये देखिए, पहला लेंथ। लेंथ के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इनमें प्लांट्स जो होते हैं, इनमें कुछ प्लांट लंबे होते हैं और कुछ बौने होते हैं। लंबे टॉल, बौने ड्वार्फ। अब मैंने टॉल को डोमिनेंट में लिखा है और ड्वार्फ को रिसेसिव में लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मैं टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराता हूँ, क्या कराता हूँ, क्रॉस कराता हूँ, तो जो F1 जनरेशन मेरे को मिलेगी उसमें मेरे को जो कैरेक्टर दिखेगा वो डोमिनेंट होगा। तो अगर मैंने क्या करा कि टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस किया, तो F1 जनरेशन के अंदर मेरे को जो भी प्लांट मिलेंगे ना, वो सारे टॉल मिलेंगे। किस में मिलेंगे? F1 में। F1 में अगर मेरे को सारे टॉल मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब टॉल इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। ड्वार्फ नहीं मिल रहे तो ड्वार्फ रिसेसिव। तो जो कैरेक्टर F1 में दिखते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और जो नहीं दिखते वो रिसेसिव होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉल और यहाँ पे ड्वार्फ लिखा। कलर ऑफ फ्लावर, वायलेट और वाइट। वायलेट और वाइट को अगर क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में वायलेट दिखेगा, वाइट नहीं दिखेगा। पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सिल और टर्मिनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिल एंड टर्मिनल? टर्मिनल का मतलब तो जो यहाँ पर हो, और एक्सिल का मतलब जो यहाँ एक्सिस पर हो, ठीक है। तो जब हम एक टर्मिनल और एक एक्सिल के बीच में क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट मिलेंगे वो सारे एक्सिल वाले मिलेंगे। तो एक्सिल इज ए डोमिनेंट। वर्ड इज पॉड। पॉड का मतलब होता है फली। मटर में फली होती है, उसकी शेप कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा। तो देखो, इनफ्लेटेड का मतलब तो होता है कि फली फूली हुई है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि फली के अंदर खांचे हैं, ठीक है ना। ये मीनिंग होता है इनका। इसके बाद में हम बात करते हैं कलर ऑफ पॉड। पॉड का कलर जो है वो ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है।
सीड का शेप राउंडेड डोमिनेंट होगा और रिंकल रिसेसिव होगा। सीड कलर येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन रिसेसिव होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा बच्चा गलती करता है, ठीक है ना। वो सोचता है कि मटर के अंदर हम जितने भी बीज लेते हैं वो सारे हरे होते हैं तो हरे डोमिनेंट होंगे, ऐसा नहीं है। हरे और पीले में जब क्रॉस कराओगे तो पीला दिखेगा, हरा नहीं दिखेगा, इसलिए पीला डोमिनेंट है और हरा डोमिनेंट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने क्या करा, ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे ना, इसमें से सबसे पहले लेंथ को लेकर एक कैरेक्टर को लिया, टॉल और ड्वार्फ, और इनमें क्रॉस करा के जो रेशियो लिया तो वो मोनोहाइब्रिड रेशियो हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करते हैं कि 2 कैरेक्टर ले लेते हैं, 2 कैरेक्टर, जैसे मेंडल ने जो 2 कैरेक्टर लिए थे वो लिए थे शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। 2 कैरेक्टर को क्रॉस करके अगर रेशियो लेते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा और कोई फ़र्क नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। दिस वन, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसने अपना पी प्लांट पे किया था, ठीक है, और इन्होंने एक कैरेक्टर लिया था लेंथ ऑफ द स्टेम, जिसमें 2 प्लांट होते हैं, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, क्योंकि ये नेचुरली प्योर होते हैं, प्योर लाइन होते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा कि ही क्रॉस्ड, इसने क्या करा, क्रॉस्ड बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट एंड ही ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आएंगे वो टॉल और ड्वार्फ दोनों के कैरेक्टर वाले आएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे। परंतु उसमें से कैरेक्टर दिखेगा कौन सा, टॉलनेस का, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या करा, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस किया, F1 जनरेशन ली, F1 जनरेशन में उसको सारे प्लांट टॉल मिले, तो उन्होंने माना कि टॉल डोमिनेंट है, परंतु उसमें ड्वार्फनेस के कैरेक्टर छुपे हुए हैं, इसलिए वो हाइब्रिड भी हैं, ठीक है। देन मेंडल परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन एंड ही ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन। उसने क्या करा कि जो भी हाइब्रिड प्लांट मिले थे, इन हाइब्रिड प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, ठीक है। तो उसको F2, पहले में तो क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन F1 बनाने के लिए, और F2 बनाने के लिए उसने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन, और F2 जनरेशन मिल गई। तो F2 में उन्होंने देखा कि टॉल और ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर्स, ठीक है, एक डेफिनेट फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो में अलग हो गए, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1, ठीक है। तो इसके अंदर वो सेपरेट हो गए। अब जब F1 जनरेशन के अंदर केवल एक कैरेक्टर दिखा तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा दिया। F2 के अंदर टॉल और ड्वार्फ दोनों अलग हो गए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा दिया, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 लॉज लग जाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप ये देखो, यहाँ पे आप देखो कि ये पेरेंटियल जनरेशन है, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। अब इन टॉल एंड ड्वार्फ में ये तो इसके गमिट्स बन गए, और उसके बाद में हमने इसमें क्या कराया, क्रॉस कराया। क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमको कौन सी जनरेशन मिली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे सारे हाइब्रिड टॉल थे, मतलब इसमें टॉलनेस का कैरेक्टर ही दिख रहा है, ड्वार्फनेस का तो नहीं दिख रहा। तो जो दिख रहा है वो डोमिनेंट है। इसलिए यहाँ पर मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ प्रपोज किया था, और वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ।
और F1 जनरेशन में ही ये लॉ लगता है। उसके बाद में मेंडल ने क्या करा कि इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा। तो उसने क्या ऑब्टेंड किया, F2 जनरेशन। तो पहले तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन करा था, क्रॉस, और यहाँ पे क्या करा था, सेल्फ। ओके, और जब सेल्फ पॉलिनेशन करा तो मेंडल ने F2 जनरेशन ऑब्टेंड करी। F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक प्योर ड्वार्फ है। मतलब कि 1 2 1 1 to 1, ये 1 to 1 जो रेशियो बना, ये इसके अंदर TTRR की पोजीशन पे बना, T की पोजीशन पे बना। ठीक है, कि मतलब एक तो प्योर टॉल था, 2 हाइब्रिड टॉल थे और एक प्योर ड्वार्फ था। ठीक है ना, इस पे बना। पर जब हम देखते हैं कि ये जो टॉल और हाइब्रिड टॉल है, ये दिखने में तो टॉल जैसे ही हैं, ठीक है, और ये एक ड्वार्फ है, तो दिखने के अंदर ये 3 टॉल ही दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, टॉल ही दिखेंगे, और ये एक कैसा दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा। परंतु हमें पता है कि इसमें से 2 हाइब्रिड है और एक प्योर है। तो ये जो रेशियो बना, जो देखने पर हमें पता चला 3:1, ये तो हो गया फिनोटाइप रेशियो। और अंदर जीन की पोजीशन देखने पर जो रेशियो मिला 1:2:1 इज ए जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर अलग हो गए। तो यहाँ पर मेंडल का दूसरा लॉ लग गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? तो मेंडल के 2 लॉ हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें 2 ही लॉ मिलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आप देख लो, वही टेबल है थोड़ी सी। टॉल ड्वार्फ क्रॉस किया तो ये मिला। अब इसका सेल्फिंग किया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो हमें ये रेशियो मिला, 1 टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। ठीक है, जिसमें 3 को तो हम टॉल मान लें और 1 को हम ड्वार्फ मान लें, तो ये फिनोटाइप हो गया। और 1 2 1 मान लें तो जीनोटाइप हो गया। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एट ए टाइम 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया था। कौन सा? शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। ठीक है ना, 2 कैरेक्टर लिए थे। अब इन 2 कैरेक्टर्स को लेने के बाद में क्या किया कि इन्होंने क्रॉस किया। ठीक है, किसके अंदर? राउंडेड और येलो में और रिंकल्ड और ग्रीन में। ठीक है, आपको पता है कि राउंडेड और येलो दोनों डोमिनेंट है, रिंकल्ड और ग्रीन दोनों रिसेसिव हैं। तो अब जब इनमें क्रॉस करेंगे तो रिंकल्ड और ग्रीन तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रिसेसिव है। दिखेगा कौन सा? राउंडेड और येलो। और राउंडेड और येलो जो दिखेगा ना, वो जो होगा वो हाइब्रिड होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। अगर इनमें क्रॉस कराएंगे तो वो एक तरह से हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, तो राउंडेड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन में अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन जो हमें मिलती है उसमें सारे के सारे राउंडेड और येलो ही मिलेंगे, ये ही मिलेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। ये रिंकल्ड और ग्रीन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर हैं।
तो यहाँ पे भी कौन सा लॉ लग गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो F1 जनरेशन में तो हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस ही लगेगा, चाहे वो मोनोहाइब्रिड हो चाहे डाईहाइब्रिड हो। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं। एंड देन वी परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन, वी ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन जब हम देखते हैं तो उसका जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। कितना आता है, 9:3:3:1। ओके, जिसमें 9 जो होंगे वो राउंडेड और येलो होंगे, 3 होगा वो राउंडेड और ग्रीन होगा, 3 होगा वो रिंकल्ड और येलो होगा, और 1 जो होगा वो रिंकल्ड और ग्रीन होगा। कैसा होगा, रिंकल्ड और ग्रीन होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द फिनोटाइप रेशियो। और फिनोटाइप रेशियो से आप जीनोटाइप रेशियो भी बना सकते हो, जो है 1:2, 2:4, 1:2, 1:1:1। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया। ठीक है, अब ये रेशियो निकला कैसे और यहाँ पे लॉ क्या लगेगा। तो F1 में तो मैंने बताया कि हर जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस ही लगेगा। F2 के अंदर यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो लगेगा लॉ ऑफ, एक मिनट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है ना, ये नियम यहाँ पे लगेगा। अब कैसे लगेगा ये देखो आप, यहाँ पे, यहाँ देखो आप, इस चीज़ को ध्यान देना। देखो हमने येलो और रेड का, राउंडेड का क्रॉस ग्रीन और रिंकल्ड के साथ किया, तो हमें जो नई जनरेशन मिली F1 वाली, उसमें सारे येलो और राउंडेड थे, ऐसे थे। तो ये वाला कैरेक्टर यहाँ डोमिनेंट आ गया। ये वाला कैरेक्टर हमें यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि ये सारा रिसेसिव था, पर इसमें तो था ही ना, क्योंकि आधे कैरेक्टर इसके थे और आधे इसके थे, पर दिख इसके रहे थे, इसके नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पर आधे कैरेक्टर तो थे पर दिख नहीं रहे थे, इसलिए हम इसको हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हमने क्या बोला, हाइब्रिड। हाइब्रिड, ओके, क्लियर है। अब इस हाइब्रिड का हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो हमें क्या मिली, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के अंदर आप देखो, इसमें जो रेशियो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये देखो, मैं आपको इसी को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको कलरिंग कर देता हूँ। जैसे मैं येलो कलरिंग कर देता हूँ इस वाले को। ये देखो, ये वाले जो है ना, ये सब दिख रहे हैं आपको, ये बाहर वाला पूरा हो गया ना, ये वाला पूरा जो दिख रहा है आपको, ये एक तरह से ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। एक ट्रायंगल टाइप बन गया, ये कैसा बन गया, ट्रायंगल का टाइप। कैसे, ये देखो आप यहाँ पे, ये वाला है ना, ये पूरा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप देखो टोटल 9 कॉलम है। कितने कॉलम है, 9 कॉलम है। ठीक है, 9 कॉलम है। दूसरा हम लोग जो लेते हैं वो ये ले लेते हैं, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला।
इसमें 3 कॉलम आ गए, देखो आप, ठीक है। इसके बाद में हम ले लेते हैं ये वाला, ये नहीं, इसको रब करते हैं थोड़ा सा और हम लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। ये देखो ब्लू, ये ब्लू में ये कलर से हमको पता चल गया इसका फिनोटाइप। और लास्ट में पर्पल, ये पर्पल हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसमें क्या हो गया कि 9 जो है, 9, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ये हो गए। इसके बाद में 3, ध्यान देना, 1 2 और 3, उसके बाद 3, 1 2 और 3, और उसके बाद 1, ये 1, ओके। तो ये टोटल 16 हो गए, 9 3 12 3 15 और 1 16, तो ये 16 कॉलम हो गए, ठीक है ना। अब इन 16 कॉलम का ये तो हो गया इसका नॉर्मल फिनोटाइप 9331, ठीक है। क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। अब हम इस फिनोटाइप के अंदर जीनोटाइप को कैसे देखेंगे, तो मैं यहाँ पर अगली स्लाइड जो है उसमें इसको बता रहा हूँ कि हमारे पास में फिनोटाइप क्या आया था, 9 3 3 1, ठीक है। 9 जो थे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1:2:2:4, 9 हो गए, ये हो गए। 3 को हम लोग कर सकते हैं 1:2 में, 3 हो गए। इसके बाद में जो 3 है इसको हम लोग कर सकते हैं अगेन 1:3 में, 1:2 में, सॉरी, ये 3 हो गए। इसके बाद जो 1 है उसको तो आप 1 ही रखोगे, तो क्या हो गया 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ओके। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये इसका हो गया जीनोटाइप रेशियो। अभी जीनोटाइप रेशियो जो है ये कैसे हुआ, अपन इसको वापस उधर चल के देखते हैं। ये देखो, इसमें आप ये देखोगे, मैं कुछ एक इसमें पॉइंट्स बना देता हूँ, कुछ लाइंस बना देता हूँ। जैसे ये देखो, ये 1, ये दोनों 2 एक जैसे हैं, ये एक अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये 2 ये और ये एक जैसे हैं, और ये 4 ये सारे एक जैसे हैं, है ना। देखो आप, ये देखो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये चारों एक जैसे, ये देखो, ठीक है। इसके बाद में हम जब देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो 1 है ये वाला और ये 2, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो तीनों उस एक में ही आते हैं, पर ये एक अलग है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, पर इसमें आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें भी आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये 2 एक जैसे हो गए, तो 1:2, ओके। तीसरे में भी हम देखते हैं कि ये एक अलग है और ये 2 अलग है, मतलब ये दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये है स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये है स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये 2 एक जैसे, ये एक जैसा, तो इसको हमने 1:2 में डिवाइड कर दिया और पीछे 1 रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लॉ लगता है
वो लगता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि सारे कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए, अरेंज हो गए। ठीक है ना, मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये था, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई था, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको अगर आप मानो तो क्या मानोगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इसका रेशियो बन जाता है, जिसको जीनोटाइप रेशियो कहते हैं। और ये जीनोटाइप रेशियो जो होता है, इसी के बेसिस पर हम ये बोलते हैं कि ऑल द कैरेक्टर्स आर अरेंज इंडिपेंडेंटली। सो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल का तीसरा लॉ हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड देखा था, वैसे अगर हम 3 कैरेक्टर एक साथ लें तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 27,9,9,9,3,3,3,1। ओके, क्लियर है, पर इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के इनहेरिटेंस के लॉज क्या क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेंडल का पहला लॉ तो आपको पता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के व्हेन वी परफॉर्म क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स इन F1 जनरेशन ओनली 1 कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, और दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। सेग्रीगेशन तो हमने मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट हमने डाईहाइब्रिड के F2 जनरेशन में देखा। ठीक है, और ये लॉज कहते क्या है, आप ये देखो ये लॉज क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ जीन और एलिलोमॉर्फ आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है ना, तो हेट्रोजाइगस होने के बाद अगर हम उसका सेल्फाइन कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो देन वी ऑब्जर्व कि ऑल द कैरेक्टर्स आर सेपरेट इन ए डेफिनेट फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑन द सेल्फाइन। बट उससे पहले क्या होगा, कि देखो हमने एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, पर इसके जब हम गमिट्स बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्योर टी और प्योर स्मॉल टी ना, तो दैट इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमिट। हाइब्रिड के जो गमिट होंगे वो प्योर होंगे, दैट इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमिट। ठीक है ना, तो क्या होता है, द 2 मेंबर ऑफ द एलेलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड, देन व्हेन gametes are found from the hybrid, the 2 separate out from each other and only one enter each gamete are seen the monohybrid and dihybrid cross. That is why the law of segregation also describe the law of purity of gamete. Okay, इसके बाद में हम बात करते हैं लॉ की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि if we perform hybridization in more than one pair of character, मतलब 2 contrasting characters के अंदर हमने किया, तो we observe कि in F1 generation
लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है ना। बट इन F2 जनरेशन, ठीक है ना, ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है ना, क्या होगा, ऑल द कैरेक्टर्स असॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर्स, दूसरे पेयर के साथ इंडिपेंडेंटली जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड द मैंडल फॉर्मुलेटेड दिस लॉ फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। किसमें, F2 जनरेशन के अंदर ये उन्होंने रिजल्ट किया था। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया मेंडलिज्म, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12th। ओके, और मेरे इस चैनल को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इसको करिए, अगली क्लास के अंदर मैं लेके आऊँगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सेक्स डिटर्मिनेशंस in honeybees, human beings and different animals. Okay, bye.